तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और चूँकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने उत्साह के साथ लगे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर 1 था फिजिक्स का, सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिकी का जो चैप्टर 1 था, चैप्टर चैप्टर 1 प्रकाश का जो परावर्तन था, उसके लेक्चर नंबर 5 में यानी पार्ट 5 में हम लोग आए हैं। तो पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 4 में हम लोगों ने गोलीय दर्पण एवं उससे रिलेटेड जितने भी पद थे, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, पढ़ा था, सारी चीज़ समझने का प्रयास किया था कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष क्या होता है। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा था। अब चूँकि हमारा जो प्रूफ वाला टर्म है, जैसे दर्पण सूत्र हो गया या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन हो गई, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में प्रूफ वाले पार्ट को पढ़ लेंगे। तो आगे आइए हम शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे किसके बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। और समय बचा तो आगे चिन्ह परिपाटी भी पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, अगर हमको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए हमको 3 नियम का ख्याल रखना है। 3 नियम का ख्याल रखना है। पहला नियम ये हो जाएगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। ये बात मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर अवतल दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ भाग जो होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, इसका परावर्तक इधर पीछे से हम क्या कर दिए, इसको रंग दिए, तो इसका परावर्तक सतह ये हो गया। तो अब इसके प्रधान अक्ष, अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो इसके लिए आप क्या करें कि हमारे पिछले लेक्चर यानी पार्ट 4 को जाकर के देखें। वहाँ सारी बातें समझाई गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है। तो वहाँ पे आप जाकर के पहले एक बार उसे देख ले, फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपको सारी चीज़ एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझ में आएगी। तो ये
हो गया अवतल दर्पण का क्या ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो हमने बोला कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें, तो समांतर आ रही है प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे समांतर। समांतर कहने का मतलब है कि इस दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी ना सब जगह समान होगी, बराबर होगी, तब इसको समांतर कहेंगे। इस दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमेशा समान है तो इसको समांतर कहेंगे। इस दोनों रेखाओं के बीच अगर हमेशा दूरी समान है तो इसको समांतर कहेंगे। तो ये प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पी से प्रिंसिपल, ए से एक्सिस। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब इस दर्पण से परावर्तन करती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से, ऐसे फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक, फोकस से होकर के गुजर रही है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाने में हमको हेल्प करेगा कि प्रधान अक्ष से जब क्या करेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण गुजारेंगे तो वो फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, तो यही हमने लिखा है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये किरण आई, फोकस से होकर गई, ये किरण आई, फोकस से होकर गई। इसको एरो से दर्शा देते हैं ताकि पता चले कि किधर से आ रही है किधर से जा रही है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम जो हमको ख्याल रखना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब दूसरा नियम जान लेते हैं। दूसरा नियम मेरा है, दूसरा नियम है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट जाती है, तो दूसरा क्या है कि ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया हमारा P यानी ध्रुव पोल, ये हमारा हो गया F यानी फोकस, ये हो गया C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, तो हमने कहा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, तो अब प्रकाश की किरण को कहाँ से हम गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। प्रकाश की किरण को हम गुजार रहे हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी ऐसे आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद फिर आई इसी रास्ते पे चली गई। देखिए यहाँ से ऐसे आ रही है ऐसे, यहाँ दर्पण से परावर्तन हुआ इसका। अब परावर्तन के बाद ये इधर ऐसे नहीं मुड़ेगी, ये इधर ऐसे नहीं मुड़ेगी, इसी रास्ता पे वापस लौट जाएगी। तो इसको कहते हैं कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये हमारा हो गया कि दूसरा नियम जिसको याद रखना है। अब हम अपने आते हैं तीसरे नियम पे।
तीसरा नियम जो है वो कहता है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। इंक हो ही नहीं रहा है, 1 मिनट इंक डाल देते हैं थोड़ा सा। तुमने क्या देखा कि इसको सही से एकदम कर लेते हैं ना। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। ठीक, ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि अब कहाँ से गुजारेंगे किरण को? तो किरण जो होकर के जाएगी ना वो ऐसे जाएगी। ठीक, किरण ऐसे आ रही है, ऐसे। तो ये जब दर्पण से परावर्तन जब इसका होगा तो ये ऐसे चली जाएगी, यानी इस प्रधान अक्ष के पैरेलल समांतर आ जाएगी। ठीक, तो फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ चली जाएगी? तो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक, तो ये 3 नियम थे जो हमको ध्यान में रखना था। अब हम अपने अगले टॉपिक्स पे, अगले बातें पे आते हैं। तो अब हम नियम जान लिए हैं प्रतिबिंब बनाने का। अब हम क्या करेंगे कि इस नियम की सहायता से प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, इसको अब मिटाते हैं। आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, नोट करके पढ़ाई कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। इसलिए तो कॉपी पे लिखते हैं ना। कॉपी क्या है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जब हम पढ़ते रहते, बोलते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं और थिंकिंग भी करते रहते हैं तो हमारा शरीर में बहुत सारा काम एक साथ चल रहा है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो जब कोऑर्डिनेशन से काम होता है ना तो लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को सहायता ले करके कहा जाता है पढ़ाई करने को। इन्हें कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं या सिर्फ लिखिए रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो आइए हम लोग अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, नियम को मिटा देते हैं, नियम खत्म हो गया। हम लोग अब प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, तो हमको इसमें 6 केस याद रखना है। पहला केस क्या याद रखना है कि हमको वस्तु को रखना है कहाँ? ध्रुव। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
तो पहला केस क्या करेंगे कि वस्तु को इसके और इसके बीच यहाँ पे रखेंगे। वस्तु को यहाँ पे रख देंगे। मान लेते हैं कि मेरा वस्तु है, ये जो तीर का चिन्ह दिए है ना, यही मेरा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इसी का ना प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब में किसी ऑब्जेक्ट का ही ना बनता है। जैसे इस मार्कर का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो या हम अपने शकल का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, तो किसी भी चीज़ का फोटो प्रतिबिंब अगर बनाना है तो वस्तु होना चाहिए। तो इसको अगर हम वस्तु मान लिए, अब तो सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? पहला केस में रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा केस में रखेंगे फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। दूसरा केस में रखेंगे फोकस पे। तीसरा केस में रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ पे रखेंगे। चौथा केस में रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। और पांचवा केस में रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर कुछ नहीं, यानी अनंत है। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच रखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? वो वस्तु को अनंत पे रख देंगे। ठीक, तो इन 6 केसों को हमको ध्यान रखना है। पहला रखेंगे P एवं F के बीच। P यानी इसको ध्रुव लिख देते हैं, ध्रुव यानी P, और F यानी फोकस, फोकस यानी F। तो ध्रुव एवं फोकस के बीच। ठीक, दूसरा रखेंगे फोकस पर, फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। ठीक, तीसरा रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र, यानी इसको क्या लिखिए? चौथा लिखेंगे, रखेंगे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। पांचवा रखेंगे वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच। और लास्ट में रखेंगे छठा नंबर पे अनंत पर, अनंत पर। तो इतना केस हमको, इतने केस यानी इतने तरीके से हमको प्रतिबिंब बनाना है। जैसे हम अपने सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं या अपने शक्ल को देखते हैं तो एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, या हो सकता है कि एक बार दर्पण बहुत दूर हो, हम दूर से ही अपना शक्ल, अपना पिक्चर बना रहे हो। ऐसा भी तो संभव होता है ना। हाँ, तो चूंकि अवतल दर्पण में हमारा एक ही प्रतिबिंब बनता है जब हम यहाँ और यहाँ के बीच रखते हैं। क्या कि रियल प्रतिबिंब बिना पर्दा के मिलेगा नहीं। हम जो भी देखना चाहते हैं, आभासी प्रतिबिंब तो देखना चाहते हैं दर्पण के पीछे। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक, याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखना है, कहाँ कहाँ रखना है। तो ध्रुव और फोकस के बीच रखना है, फोकस पर रखना है, फिर इसके बीच रखना है, फिर वक्रता केंद्र पर रखना है, फिर इसके और अनंत के बीच रखना है, और एक बार अनंत पर रखना है। यही 6 केस है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए तो अपना पहला केस को लेते हैं। पहला केस है ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे रखे वस्तु को। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे, यहाँ पे हम 2 नियम का यूज करेंगे। पहला कि अगर, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए ना कम से कम हमको 2 किरण की आवश्यकता होती है, प्रकाश की 2 किरण की आवश्यकता होती है। 1 किरण से हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते। हाँ, 2 से ज़्यादा हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 हज़ार, बहुत सारा किरण भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए? 2। तो यहाँ पे हम 2 किरण की सहायता से हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि प्रधान अक्ष के समांतर इस वस्तु से क्या किया कि प्रधान अक्ष के समांतर वो प्रकाश की किरण निकल रहा है इस वस्तु से और जाके दर्पण से टकराया। देखिए यहाँ से वो प्रकाश की किरण निकला, जाकर के दर्पण से टकरा गया। तो टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगा? फोकस से।
टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से। और एक है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। एक वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दो नियम का यूज किए, एक वक्रता केंद्र से जाने वाला और एक दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। तो जो प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण गया दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के आ गया। प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण गया दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के आ गया। अब ये जो वक्रता केंद्र से जो गया, लग रहा है कि ना कि वक्रता केंद्र से जा रहा है, ऐसा ही ना लग रहा है कि ये जो किरण है कहाँ से जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा है। तो उसी पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो अब चूंकि इधर तो बढ़ रहा है ऐसे, इधर तो दूर जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, दूर फैल रहा है। लेकिन इधर बढ़ाएंगे, अगर हम इधर इसको ऐसे बढ़ाएं ऐसे, और इधर इसको ऐसे बढ़ाएं, तो लग रहा है कि यहाँ अगर ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ अगर ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे इस वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब। वस्तु का नाम देते हैं ए बी, एम डैश इस दर्पण का नाम देते हैं, हो गया। दर्पण का नाम दे दिए एम डैश, वस्तु का नाम ए बी। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। चूंकि ए बी वस्तु नहीं बना है, अब इस वस्तु का जो हाइट है ये सब बदल गया, इसलिए इसको ए डैश बी डैश कर दिए, ठीक। तो आई होप कि ये पहला कंसेप्ट हमको समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो, हमें तो समझ में ही है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि पहला चीज समझ में आया ए नंबर में कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, सामने नहीं बन रहा है। सामने बन रहा है तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, काल्पनिक। अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त हुआ, वस्तु से बड़ा हुआ और दर्पण के पीछे हुआ। और कुछ लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इतना ही चीज। तो इस जैसे ही हमने प्रतिबिंब बनाया तो हमको समझ में आ गया कि ध्रुव एवं फोकस के बीच, अब जब भी वस्तु को रखेंगे कहीं भी रख दे, ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ रख दे, इस वाले पॉइंट पे रख दे, या इस वाले पॉइंट पे रख दे, या इस वाले पॉइंट पे रख दे, या इस वाले पॉइंट, इस दोनों के बीच हम कहीं भी रख दे तो प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा होगा, दर्पण के पीछे होगा। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दे, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, ठीक। दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, काल्पनिक, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे। अब दूसरा केस में आते हैं। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा नंबर केस जो है कि फोकस पर रखते हैं, फोकस पर, फोकस यानी एफ पर। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे, ठीक। सारे ताम झाम को मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। अब वस्तु को रखते हैं फोकस पे। तो सबसे पहले ये बना दिया हमने अवतल दर्पण, ये हो गया मेरा प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया सी यानी
सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जब भी बनाएं तो ध्यान में रखें कि यहाँ इसके बीच का दूरी जितना हो उतना ही दूरी इसके बीच का रहना चाहिए। ये नहीं कि फोकस यहाँ डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ डाल देंगे, इसी डाल यहाँ पे डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इस दोनों के बीच का दूरी बराबर रहना चाहिए, इस बात को ख्याल करते हुए बनाएंगे। तो हम फोकस पे वस्तु को कहाँ रख दिए हैं, जो हमारा ए बी वस्तु है ए बी, इसको कहाँ रख दिए, फोकस पर। तो पहला नियम क्या यूज करेंगे कि दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारेंगे। ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर किरण गुजारे। तो प्रधान अक्ष के समांतर वाला किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से, तो फोकस से गुजार दी इसको। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक, पहला हमने क्या किया कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण गुजारा तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती थी, फोकस से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने पथ पर वापस लौट जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने पथ पे वापस लौट गई। अब वस्तु को हमने रखा है फोकस पर, तो हमारा कहाँ प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इधर भी ऐसे बढ़ रहा है, इधर भी ऐसे बढ़ रहा है, यानी ये दोनों समांतर हो गया, ये दोनों समांतर हो गया, यानी कहीं नहीं मिलेगा। और जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो हम लोग मान लेते हैं कि कहाँ जाकर के मिलेगा, अनंत पे जाकर के मिलेगा। कहाँ जाकर के मिलेगा, अनंत पे जाकर के मिलेगा। ठीक, इधर भी कहाँ जाकर के लग रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो पहला नंबर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अनंत पे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ से जाएगा अनंत पे, तो इसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तीसरा बनेगा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। इससे पहले वाला जो था वो सीधा बन रहा था, ऐसे जैसे सीधा उल्टा कहने का मतलब है, सीधा उल्टा कहने का मतलब जैसे हम अपने आईना में जब अपना शक्ल देखते हैं ना, तो सीधा कहने का मतलब है कि हम जैसे नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा रहते हैं वैसे ही तो प्रतिबिंब भी खड़ा रहता है, तो ये हो गया सीधा। लेकिन हम मेरा नीचे जैसे ऐसे हो जाए, उल्टा कहने का मतलब है कि ये है लड़का जिसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक, इसका प्रतिबिंब बनाना है। अब क्या हो गया कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया, इसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया, यानी इसका पैर जो है ना उल्टा हो गया ऐसे। हाँ, मेरा पैर ऊपर हो जाए, मेरा सर नीचे हो जाए, मेरा पैर ऊपर हो जाए, मेरा सर नीचे हो जाए, तो इसको कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। हम है सीधा खड़ा, अब मेरे प्रतिबिंब में क्या हुआ कि मेरा सरवा जो है नीचे चला गया और पैर जो है ऊपर आ गया, तो इसको कहेंगे उल्टा प्रतिबिंब। ठीक, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा बनता है, अनंत में बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि काल्पनिक बनेगा अनंत पर जाने के बाद? तो दर्पण के पीछे बनता तो काल्पनिक बनता, दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बातें हमें समझ में आई कि फोकस पर रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, और अनंत पर बनेगा। तो ये हमारा हो गया फोकस वाला केस। ठीक है, अब हम अपने अगले केस पे आते हैं, केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे ना, तो हमारा केस 3 क्या है, केस नंबर 3 है, कहाँ रखेंगे आप, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच
फोकस के बीच। ठीक, तो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इसके बीच हमने रख दिया वस्तु को, AB को इसके बीच रख दिया। ठीक, तो पहला नियम कौन सा लगाएंगे कि समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें, जो समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें होगी कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। समांतर गई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरा हमारा जाएगा वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो ये कुछ इधर आएगी ऐसे। यहाँ आकर क्या हो गई? मिल गई। तो इसका प्रतिबिंब बना देते हैं हम, ये बना प्रतिबिंब। तो हमारा वस्तु था AB सीधा था, ऊपर था, प्रधान अक्ष के ऊपर। अब ये नीचे हो गया। तो बताइए सीधा प्रतिबिंब बना कि उल्टा प्रतिबिंब बना? तो उल्टा प्रतिबिंब बना। A' B' कैसा बना? उल्टा। देखिए वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है उसी पे लौट जाती है। लौटा दिया, दोनों आकर के यहाँ मिल गया। इधर क्या हुआ? मिलता हुआ लग रहा है क्या? नहीं, इधर तो फैलता हुआ सब लग रहा है। इधर तो लग रहा है कि फैल रहा है। इधर मिल गया, जहाँ मिलता है वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा है? पहला बात तो प्रतिबिंब वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। दूसरा उल्टा बना। तीसरा वास्तविक बना कि आभासी बना? तो वास्तविक बना। ठीक, तो इसको लिख देते हैं कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक। तीसरा नंबर में क्या बात लिखे हैं कि C यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। ठीक, और चौथा बात क्या लिख दे कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा? बड़ा। तो ये हमारा हो गया। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रख दिए। अब भाई कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? कि बस मैं ऐसे ही चिल्लाते जा रहा हूँ, कुछ बोलते जा रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमको कुछ समझ में आए, मोटिवेशन मिले कि सामने वाले बंदा को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस हम आ रहे हैं डेली अपना मेहनत यहाँ पे लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब लेक्चर देख रहे हो, आपको समझ में आए, तो थोड़ा सा कमेंट किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए। ठीक, ये सब बात मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो मेरा तीसरा नंबर काम हो गया। अब चौथे पे आते हैं हम लोग। चौथा केस हमारा क्या है? हमारा चौथा केस क्या है? देख लेते हैं उसको। चौथा केस क्या है? चौथा नंबर पे कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर।
यानी सी पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिए ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु को यहीं पे रख दिए। ठीक, तो पहला केस में क्या होगा कि प्रधान अक्ष, हमारा क्या है, प्रधान अक्ष हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया दर्पण एम डैश। सभी पिक्चर में ये सब बात अपने से लिख लीजिएगा कि हमारा दर्पण एम डैश हो गया, ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया वस्तु का नाम ए बी। ठीक है, सभी पिक्चर में आप इसे ऐड कर लीजिएगा। अब ये प्रधान अक्ष की समांतर जा रही है प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, गुजार दिए, और फोकस से जाने वाली किरणें जो हैं वो आएगी यहाँ से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक क्या हुआ, तो देखिए हमने क्या किया कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के लौटी, और फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो गई। अब ये दोनों किरण आई, ये किरण और ये किरण यहाँ करके मिल गई, यहाँ करके मिल गई, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पे बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी वहीं बना। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, पहला चीज तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, वस्तु के बराबर, यानी जितना वो वस्तु है ना उतने वो प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर हो गया। ए नंबर बात। बी नंबर बात क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक, तो वास्तविक है। ठीक, तीसरा नंबर बात क्या है कि ये उल्टा है। चौथा नंबर बात क्या है, कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा ये सब प्रतिबिंब का जो कैरेक्टर है वो मिलेगा, कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं। हो गया। हम अपने चौथा केस पे आते हैं। चौथा केस हमारा क्या है, चौथा केस है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच। अब ये हमारा हो जाएगा पोल। ठीक, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और हम रख दिए वस्तु को यहाँ इसके बीच। ठीक, समांतर गई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के लौट गई। ठीक है, और वक्रता केंद्र से होकर गई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद लौट गई, तो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ए भी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का फोटो कैसा बनेगा, ए डैश
बी डैश। तो हम बना दिए। पहला नियम का प्रयोग किए कि समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पे वापस लौट गई। ये देखो यहाँ पे गया, यहीं पे लौट गया। तो ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा है? तो उल्टा प्रतिबिंब है। ये वस्तु सीधा है, इसका प्रतिबिंब ऐसे उलट गया, उल्टा हो गया। वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो छोटा है। कहाँ है? तो सी और एफ के बीच है। वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो वास्तविक है। बस इतना ही बात हमको ध्यान में रखना है। तो लिखते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बना, उल्टा। बी नंबर में वास्तविक, सी नंबर में छोटा, बी नंबर में सी एवं एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। बस सी यानी वक्रता केंद्र, एफ यानी फोकस, इसी के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना प्रतिबिंब। ठीक, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। आइए हम अपने, ये मेरा तीसरा थोड़ी था, ये मेरा क्या हुआ था? अगला केस था, 5वां नंबर केस था, 5 नंबर। हम अपने लास्ट केस पे आते हैं, 6 नंबर पे। वस्तु को रख देते हैं अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख देते हैं? अनंत पर। अनंत पर। अनंत पर अगर वस्तु है तो हम लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर होती है। तो प्रधान अक्ष ये है। अब अनंत से जो वस्तु से प्रकाश निकल रही होगी वो आएगी प्रधान अक्ष के समांतर। तो समांतर बना दिए। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाती है? फोकस से। तो हम लोग इसको फोकस से होकर के गुजार दिए। तो हमारा ये दोनों किरण यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है, यानी फोकस पे। तो हम समझ गए कि इस दोनों अनंत पे जो वस्तु रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? कहाँ बना बताइए? फोकस पे। कहाँ बना? फोकस पे। इन सभी बातों में आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि किरण वास्तविक रूप से कट रहा है। यहाँ आया ऐसे, यहाँ आया, कट गया। तो जब वास्तविक रूप से किरण कटता है ना तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। सर यहाँ पे तो हमको कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? कहा कि वस्तु अनंत पर है। अभी बताते हैं क्यों नहीं दिखाई देगा। बी नंबर में बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे यहाँ से हम सूरज को देखते हैं तो बहुत कितना छोटा दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में क्या है? बहुत बड़ा है। उसी प्रकार अनंत पर जब वस्तु बहुत बड़ा होता है उसको फोकस पर देखेंगे तो क्या होगा? बहुत छोटा हमें दिखाई देगा। फोकस पर जब उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा नजर आएगा? बहुत छोटा। ठीक, अब सी नंबर में वास्तविक बन गया, बहुत छोटा बन गया, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस पर। फोकस पर। ये 6 केस था जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब इस 6 केसों में से आपसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे कि बताइए वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रख दिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? ये सारी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वस्तु को आपको कहाँ पे रख दें? वस्तु को रख दें वक्रता केंद्र पर रख दे और आपसे सवाल पूछे कि बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब बना उसकी प्रकृति कैसी है?
तो आप इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, आसानी से बता सकते हैं। ठीक, इसको समराइज कर दे क्या, इसको लिख देते हैं एक समरी के रूप में, ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। और यहाँ वास्तविक या आभासी। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और वास्तविक या आभासी। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं पहला केस क्या था। चाहे इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आए जो मैंने बताया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और हम और अच्छी तरीके से कंटेंट को ला सकें और आपकी पढ़ाई की गति को और बढ़ा सके और सुलभ बना सके। ओके, धन्यवाद।